चलिए गाइस, नई वीडियो शुरू हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके बोर्ड्स में आप देख सकते हो या फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स में। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल की वीडियो बनाई है जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर करें। इससे क्या है, ये जो वीडियो चल रही है इससे आपको फायदा हो जाएगा। एक तो क्विक रिवीजन हो जाएगा हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का, ऊपर से आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पूछा करो यार, कोई भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो कॉन्सेप्ट में तो पूछा करो। मुझे अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है या डाउट सॉल्व करना है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ऐसा होता है हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो ये वाला पॉइंट है -34, तो 1 2 3, ये 1 2 3 4 तक बना लेते हैं। ये -1 -2 -3, तो ये पॉइंट है -34, यानी -3 और 4 यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, -3 और 4। ठीक, -3 4। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये वाली है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी ये वाला पॉइंट होगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे। तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, मान लो इसको बी मानेंगे तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई तो 0 ही होगा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। तो बेसिकली ए और बी, ये जो दो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन किस चीज का हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला का। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, याद होना चाहिए आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें x1 y1 क्या है, ये दो पॉइंट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन दोनों पॉइंट को। a है -34 और b है -3 0। ये मैंने कैसे निकाला, b पॉइंट समझ आ गया ना। कह रहा है एक पॉइंट तो ये दे ही रखा है -34, और एक कह रहा है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, इसके ये पॉइंट के सामने नीचे -3 है ना, ये -3। ठीक है, तो ये ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट हमने, कह रहा है एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई तो 0 होगा, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। और एक्स पॉइंट इसके सामने वाला यही होगा, यानी कि -3 होगा। ठीक है, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बस ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो x1 की वैल्यू ये ले लो, y1 की वैल्यू ये ले लो, x2 ये ले लो, y2 ये ले लो। अब इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, x2 - x1, तो x2 है -3 और x1 है आपका -3, तो -3 और वो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 0 और y1 क्या है 4, तो यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो √16 आ जाएगी, जो कि बाहर निकल के 4 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस। तो आंसर है इसका 4। समझ आ गई ये बात, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी भी जान लो, ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका 2012 के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आपके 110% आने ही वाले हैं। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं, a x2 b -3 -4 और c 7 -5 हर कोलिनियर पॉइंट है ये तीनों, ये भी बता रखा क्वेश्चन में, कोलिनियर पॉइंट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ भी आ जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, ये कोलिनियर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2014 में आया था, 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, ये कोलिनियर कॉन्सेप्ट पे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। कोलिनियर पॉइंट, नाम देखो, नाम से समझो, कोलिनियर, लीनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर। तो जो भी पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, जैसे ये मान लो स्ट्रेट लाइन है और उस पे ये पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो हम तीन बोल देंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ये रहा आपके तीनों पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले आपके सामने, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2, ओ सॉरी y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। ये आपका कोलिनियर पॉइंट का फॉर्मूला है कि ये सब बराबर हो जाते हैं 0 के। अच्छा, ये फॉर्मूला दिखने में लंबा चौड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन देखो ये साइकिल में चल रहा है, मतलब इसको याद करना आसान है। देखो x1 x2 x3, ये साइकिल है ना, पूरा नंबर से चल रहा है, x1 x2 x3। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और
x1 है, फिर y2 से शुरू हो जाएगा, 1 के बाद 2 आता है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 है, 2 के बाद 3 आ जाता है, y3 माइनस y1 प्लस x3 है, 3 के बाद फिर वापस 1 आ जाएगा, y1 माइनस y2। ये याद करने का प्रोसेस है, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने हिसाब से याद कर सकते हो। तो ये रहा आपका फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 और ये रहा आपके 3 पॉइंट, और अब आप इसमें वैल्यू पुट करके सीधे x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x1 क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। अब आप ये वैल्यू पुट कर लोगे या मैं करूं? मैं ही करूंगा, तुम लोग मुझसे ही करवाते हो हर काम, ठीक है। तो x1 की वैल्यू मैंने डाला x, y2 क्या है आपका -4, y3 क्या है आपका -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 प्लस x2 क्या है आपका -3, y3 क्या है आपका -5, y1 क्या है आपका 2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है आपका, x3 आपका 7 है, y1 क्या है आपका 2, माइनस y2 क्या है आपका -4, तो यानी प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? मेरे हिसाब से तो आराम से आप निकाल लोगे, तो निकालो। ये हो गया -4 और +5 1 हो जाएगा, तो ये हो गया x, और ये है -5 और -2 -7 है, और इंटू -3 है तो प्लस में 21 हो जाएगा। ये है 4 + 2 6, 6 + 7, 6 × 7 42। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? 0। तो x की वैल्यू हो गई 42 + 21 कितना होता है 63, और ये उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -63। ये निकाल दिया हमने आंसर, x की वैल्यू -63। फॉर्मूला ये याद कर लेना, ये है कोलिनियर पॉइंट का, कोलिनियर पॉइंट्स का फॉर्मूला याद कर लेना। याद करने का तरीका भी आपको बता दिया, साइकिल में चल रहा है तो इतना मुश्किल नहीं है याद करना। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट में देखने को मिलेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। अब देखो इसमें AP हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है, AP का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यूज होगा इस क्वेश्चन में। पहले तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, तो हलवा मत समझ लेना कह रहे ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें एपी का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये कह रहा है कि ये 3 चीजें हैं एपी में, k + 9, 2k - 1 और 2k + 7। ये एक एपी चल रहा है बेसिकली, कह रखा है ना आधा कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। तो और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कि ऐसी कौन सी k की वैल्यू होगी हम यहाँ डालें कि ये तीनों चीजें एपी में आ जाएं। तो हमें पता है कि कोई भी चीज जब एपी में होती है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये एपी मान के चलो इसको, k + 9 ये पहला टर्म है एपी का, 2k - 1 ये दूसरा टर्म है एपी का, और 2k + 7 ये है तीसरा टर्म एपी का। अरे कहाँ चला गया पेन, 2k + 7 ये है तीसरा टर्म एपी का, तो ये एपी चल रही है। और हमें पता है कि जो एपी में होता है वो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, कोई भी 2 टर्म पकड़ के उसका जो बाद में वाला टर्म है उसमें से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों टर्म को अगर हम पकड़ के चलें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये एपी में है तो इन दोनों टर्म को मैं पकड़ के चलूं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये बाद में वाला टर्म यानी 2k - 1 उसमें से उससे पहले वाला टर्म यानी कि k + 9 मैंने माइनस कर दिया, तो ये होगा कॉमन डिफरेंस। और अगर मैं ये दोनों वाले टर्म पकड़ूं, ये जो पिंक वाला मैंने किया है, तो भी वही होगा बाद में वाला टर्म, ये कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, तो ये भी बराबर होगा बाद में वाला टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म यानी कि 2k - 1। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी d है और ये भी d है, तो बस कॉमन डिफरेंस एपी में सेम होता है। अब इसको सॉल्व कर दो और k की वैल्यू फाइंड कर दो, यही तो करना है बस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालो यार। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, 2k - 1 ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -k - 9 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2k + 7, इसका ब्रैकेट खोलो तो -2k और माइनस माइनस प्लस होके तो +1। सॉल्व करो, ये -2k और +2k कट जाएगा। अच्छा जी, और तो यहाँ पर बचेगा 7 + 1 8, तो राइट हैंड साइड पे आपका सिर्फ बचा 8। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या बना, ये 2k है ये -k है, तो 1 के माइनस हो जाएगा तो k, और -1 और -9 -10, तो k - 10 = 18 हो गया। आगे चलो और सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ ऊपर, तो k = ये -10 उधर जाके प्लस हो जाएगा विच इज 10 + 8, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 18, और ये तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो 18 है इसका आंसर। बोलो दिक्कत हुई कुछ? इसमें दिक्कत क्या हो रही है, ये एपी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अगर कई बार चीज ऐसे कनेक्टेड होगी, अगर आपको एपी का कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि भाई कॉमन डिफरेंस आपका एपी में सेम होता है
और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये नहीं पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वरना तो इजी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेना ये आ चुका है 2016 में, ऐसे घुमा फिरा के दे देता है इजी क्वेश्चन, सिर्फ 1 मार्क में पूछा गया ये क्वेश्चन जब ये 2016 में आया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये नीचे फिगर दे रखा है एबीसी, एक फिगर बना हुआ है इसके अंदर येलो कलर से, और पूछ रहा है इस एरिया का, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, एरिया फाइंड करना है हमने बेसिकली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल मैंने ऐसे लिख दिया, उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इस हाइट को कुछ लोग अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट बोल लो अल्टीट्यूड बोल लो, एक ही चीज होती है। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बस हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये मैं ऐसे ऑरेंज से बता देता हूँ, ये एरिया, ये जो शेडेड मैंने किया ऑरेंज कलर से, इसका, इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बेस क्या है इसमें, इसमें बेस क्या बताओ मुझे। तो बेस इसमें क्या है, बेस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यही तो है बेस, इस ट्राइंगल का बेस यही है। तो इसका कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये गिन लो ना, ये जो आपके जो हमने बना रखे हैं यूनिट, इसको गिन लो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 यूनिट है, तो 5। तो हाफ बेस अभी हमने गिना 5, तो 5 हो गया, इनटू अब हाइट हमें गिननी है, तो हाइट तो ये है टॉप, और टॉप यानी कि इसका वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या है, ये 3 है, ऑलरेडी दे रखा है, तो हाइट भी पता चल गई 3। तो बस अब सीधे इसको कैलकुलेट कर लो, हाफ, ये रहा हाफ, ये रहा बेस, और ये रहा हाइट। सॉल्व करो इसको, 5 3 15, 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट। डालना मत भूलना, स्क्वायर की बात इसलिए क्योंकि एरिया की जब भी बात होती है तो स्क्वायर यूनिट होता है। तो ये है इसका आंसर, 7.5 स्क्वायर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत बोलो? आ चुका है पेपर में, ये भी सारी चीजें आ चुकी है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, 1 मार्क में आ चुका है क्वेश्चन। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं एबीसी, एक्स वाई -5 7 -4 5 आर कोलिनियर। तो वापस से आगे देख लो, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कोलिनियर जैसे ही आए, आपको फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, वो आपको याद होना चाहिए, बस वही डलेगा। पहले तो ये लिख लो, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये होगा y3। और कोलिनियर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, याद कर लो, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल्स टू 0। ये है आपका कोलिनियर का फॉर्मूला। बस आपको x1 y1 सब पता है, इसमें वैल्यू में इस फॉर्मूले में डालो, और कह रहा है रिलेशन निकालो x और y का, तो जो भी रिलेशन आएगा वो आ जाएगा, हमें तो सीधे से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो करते हैं हम, x1 की वैल्यू x, y2 क्या है 7, माइनस y3 क्या है 5, प्लस x2 क्या है x2, y3 क्या है y3 ये रहा 5, माइनस y1 क्या है y1 क्या है y, प्लस x3 क्या है x3, अरे x2 की जगह मैंने वैल्यू पुट नहीं करी यहाँ पर, तो x2 है -5 आपका, एक सेकेंड, x2 है आपका -5, तो ये लिख दिया मैंने, पेन का क्या, ये रहा -5, प्लस x3 क्या है -4, तो ये लिख दिया हमने -4, y1 क्या है, y1 आपका y है, माइनस y2 क्या है 7, इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर दो, और जो भी रिलेशन आएगा वही रिलेशन होगा x और y का। ये पूछा ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो इसको सॉल्व करते हुए चलो। तो 7 - 5 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये है -5, तो इसका ब्रैकेट खोलो, ये माइनस ही रहेगा, तो -5 × 5 क्या होगा -25, -5 × -y प्लस 5y, इस वाले को खोलो, -4 × y -4y, -4 × -7 प्लस 28 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, 2x - 4y, ये रहा 2x, और 5y - 4y, ये 5y - 4y y हो जाएगा, तो ये बचा 2x प्लस y, और -25 और प्लस 28 कितना होगा +3 इक्वल्स टू 0। बस यही है रिलेशन आपका, 2x + y + 3 इक्वल्स टू 0, बन गया रिलेशन।
तो बस बेसिकली आपको ये जो कोलिनियर का जो फॉर्मूला था, इसमें आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी थी और फाइनली आपको ये रिलेशन मिल गया 2x + y + 3 = 0। रिलेशन मतलब एक लीनियर इक्वेशन सी बन गई है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? डायरेक्ट फॉर्मूले पे भेजती है। फॉर्मूला याद लंबा चौड़ा दिख जरूर रहा है, लेकिन उसको याद करना आसान है। ठीक से देखो, पूरा साइकिल चल रही है, x1 x2 x3 सीक्वेंस में सब कुछ। तो x1 के बाद 2 आता है तो y2 - y3, x2 के बाद 3 आता है तो y3 - y1, x3 के बाद 1 वापस तो y1 - y2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जैक्टली 2015 में डायरेक्ट। ठीक है, चलो और देखते हैं भाई, और देखते हैं जल्दी जल्दी चलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये पॉइंट है 3/4 5/12, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सेक्शन फॉर्मूले पे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 2015 में आ चुका है और भी आते रहते हैं। 2015 क्या 16 17 मतलब सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आपके हमेशा आ रहे हैं और इस बार भी बोर्ड्स में आप 100% देखने ही वाले हो। तो देख लो भाई, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है पता है आपको? थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं। एक ही लाइन है आपकी जिसका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दे रखा ना क्वेश्चन में, ए पॉइंट बी पॉइंट। चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट ए के हैं ये और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -5। तो ये ए पॉइंट और बी, ये लाइन है जिसके पॉइंट है ए और बी। उसको एक बीच में एक पॉइंट पी है जो काटता है। तो ये पॉइंट आपका पी है जो काटता है और उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। क्या है कोऑर्डिनेट? 3/4 और 5/12। अब ये जो इस ए बी लाइन को इस पॉइंट पी ने काटा है, ये किस रेशियो में काटा है, बस यही पूछा है। और वही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला, किस रेशियो में काटा है। तो किस रेशियो में काटा है, मान लो जिस रेशियो में काटा है, ये जो कुछ रेशियो होगा ना, ये एपी और पीबी का कुछ रेशियो होगा, तो वो रेशियो मान लो m/n मान लो उस रेशियो को। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये m/n का आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है, ये m/n। तो m/n रेशियो होता है जिस जो रेशियो इस लाइन को, बीच वाले पॉइंट इस लाइन को काटता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो ये जो m/n है और इसका जो पॉइंट है, इसका रिलेशन ये होता है कि x पॉइंट, इसका ये x कोऑर्डिनेट होता है इज इक्वल टू m(x2) + n(x1) अपॉन में m+n। ये हो गया इसका x पॉइंट कोऑर्डिनेट का। और y का होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सेम एज इट इज m(y2) + n(y1) अपॉन m+n। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये x और y कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं बीच वाले पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट 3/4 और y कोऑर्डिनेट 5/12, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो रेशियो है ये हमें फाइंड करना है, जो m/n है बेसिकली, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये वैल्यू पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो इस ये p पॉइंट है, जो इस लाइन को काट रहा है, वो रेशियो है k/1। तो बेसिकली हमने m और n की वैल्यू k और 1 ले ली। बस अब सिंपली हमें फॉर्मूले में पुट करना है। हमने रेशियो ले ली k/1, समझ गए मेरी बात? अब हम सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो x कोऑर्डिनेट ये रहा 3/4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/4, पहले x वाले से सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल टू m की जगह k, ये फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, m की जगह k, x2 की वैल्यू क्या होगी ये भी लिख लो पहले यहाँ पर, ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका x2, ये होगा y2, और ये तो x और y है, x और y। ठीक है, तो x की जगह मैंने लिख दिया 3/4 k, और x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2, तो यहाँ पर लिखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस n की जगह 1 है, यही तो माना है ना मैंने m/n, तो n की जगह 1, तो ये हो गया 1, और x1 की जगह 1/2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन में m+n यानी कि k+1। अब इसको आप सॉल्व करो जल्दी से। इसको जब आप सॉल्व करना चलोगे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 3/4 इज इक्वल टू 2k + 1/2 अपॉन में k+1। अब इसको आप और आगे सॉल्व करो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये k+1 × 3 क्या होगा, मैं यहाँ लिख दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k+1 × 3 होगा 3k + 3 इक्वल्स टू, ये 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2k क्या होगा 8k, प्लस 4 × 1/2 क्या होगा, 4 × 1/2 होगा आपका, बोलो जल्दी भाई, 4 × 1/2 2 होगा ना 2। अब बस सीधे ये k को उधर भेजो तो इधर हो जाएगा 5k, इस 2 को उधर भेजो तो 3 - 2 1, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, बोलो k की वैल्यू क्या आ गई, k हो जाएगा आपका 1/5, k आपका हो जाएगा 1/5।
बस जैसे ही हमने के की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, तो बस अब हमारा ये रेशियो मिल गया। ये के की वैल्यू मैं डालूंगा 1/5:1। इस 5 को मैं, इसको रेशियो को प्रॉपर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो 5 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो यानी कि क्या बचेगा रेशियो 1, और ये 5 उधर चल गया 1:5, और यही था रेशियो 1:5, और ये इसका आंसर भी है। समझ गए मेरी बात? तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि जब आपको रेशियो पूछ रहा हो सेक्शन फॉर्मूले में और आपको रेशियो ना पता हो, तो केस टू वन लेके आप के की वैल्यू फाइंड कर लो, उससे आपको दोनों रेशियो पता चल जाएंगे। केस टू वन हम अज्यूम कर सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया। ये केस टू वन बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एम और एन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। तो आप रेशियो जब ना मिला हो, रेशियो पूछा हो, तो रेशियो को अज्यूम क्या करोगे आप, केस टू वन। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो आता है आपका। और देखते हैं नेक्स्ट, चलो सेक्शन फॉर्मूले पे थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। चलिए ऐसे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, लेट P and Q be the point of trisection of the line segment joining the point A and B, और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -2 and -7 and 4, such that P is nearer to A, find the coordinate of P and Q। क्वेश्चन समझ आया? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहले तो बता दूं, 2016 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लेंगे। एक तो आपका सेक्शन फॉर्मूला वाला लगेगा, और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये दोनों लेंगे इसी एक क्वेश्चन में, तब होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो कैसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन है, पढ़ो इसको, ए एंड बी, और इसके कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं 2, -2, और इधर दे रखा है -7 and 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि पी एन क्यू, इसी लाइन पे पी एन क्यू पॉइंट है जो ट्राइसेक्शन बनाते हैं, मतलब 3 हिस्सों में बांट देते हैं इस लाइन को बराबर। तो एक पॉइंट यहाँ पी हो गया, एक पॉइंट ये क्यू हो गया। अभी 3 हिस्से हो गए ना, ये देखो कौन कौन से 3 हिस्से हो गए बताओ। ये ए पी पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये 3 हिस्से हो गए ना। कौन कौन से हिस्से लिख के दिखा देता हूँ आपको, ए पी, पी क्यू और क्यू बी, और ये तीनों बराबर हैं, ट्राइसेक्शन बन गया, 3 हिस्से में बढ़ गया। तो बस ये बेसिकली ये पूछ रहा है, और ये बता रखा है कि P इज नियरर टू A, तो ये P A के बराबर है। और बस अब ये P और Q जो है इनके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बस ये क्वेश्चन में आपसे P एंड Q के कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालोगे इसके P एंड Q के कोऑर्डिनेट? तो पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे? सेक्शन फॉर्मूला ऐसे लगाओगे कि ये ए बी तो है लाइन, जिसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे ए के और बी के। उसके बाद ये P को, यहाँ P को ऐसे विजुलाइज करो पहले, ए क्यू को भूल जाओ। तो ये लाइन बटेगी आपकी एपी और पीबी में, एपी और पीबी में ये लाइन बढ़ गई, एपी यहाँ से यहाँ तक और पीबी यहाँ से यहाँ तक। और इनका रेशियो क्या होगा? m/n रेशियो होता है ना सेक्शन फॉर्मूला में, तो वो रेशियो होगा 1:2। क्यों होगा 1:2? ये समझा? ये सारी तीनों ट्राइसेक्शन में बढ़ गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन। तो एक हिस्सा ये और 2 हिस्से ये, तो 1:2 में कट गई। पी जो पॉइंट है इस ए बी लाइन को 1:2 रेशियो में काट रहा है। तो बस अब हमारे सारी चीजें मिल गई, तो हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था? पी का एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऐसे निकालते हैं कि m(x2) + n(x1) अपॉन m + n, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? m(y2) + n(y1) अपॉन m + n। ये होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। अब आप कहोगे m क्या है भाई? m और n तो ये रहा, ये m है, ये n है। 1:2 क्यों है ये भी समझा दिया मैंने, ये ट्राइसेक्शन है, तो तीनों एक एक होंगे। तो ये एक है और ये 2 हिस्से हो गए पी बी वाले, पी क्यू और क्यू बी, तो 2 1:2 में काट दिया। ठीक है, तो अब हम पी के कोऑर्डिनेट इस सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे x1 y1 क्या है, तो ये आपको हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, और m और n की वैल्यू भी पता है। तो अब सीधे सेक्शन फॉर्मूला से पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। बात समझ में आ रही है ना भाई? सीधे सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। तो x पॉइंट ऐसे निकलेगा m(x2), m क्या है 1, x2 क्या है -7, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो, प्लस n क्या है 2, x1 क्या है 2, और नीचे m1 + n यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, ये हो गया आपका x। तो इसको यहाँ सॉल्व भी कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा -7 और ये 4 है, तो -7 + 4 कितना होता है? 3/3 यानी कि 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ जल्दी? पी के पॉइंट में x की वैल्यू आ जाएगी -1, सॉरी, क्योंकि ये -7 है और +4 है, तो -3/3 यानी कि -1।
सिमिलरली y की मैं वैल्यू पुट करो इस y वाले में, तो y का क्या होगा m यानी कि ये 1, y2 यानी कि ये 4 प्लस n यानी कि ये 2, y1 -2 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 + 2 3। तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये देखो 4 और ये -4, ऊपर जीरो हो गया न्यूमरेटर में, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, तो ये जीरो। तो यानी कि p के कोऑर्डिनेट निकल गए, x है -1 और y है 0। तो p के पॉइंट हमें मिल गए -1 0। क्वेश्चन में हमें p और q दोनों के चाहिए, तो p के तो हमें मिल गए। अब देखो q के कैसे निकलेंगे, इसको मैं क्लीन कर दूं फिर बताते हैं q के कैसे निकलेंगे। चलो भाई अब देखो, तो हमने पी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने। तो पहले हमने पी के कोऑर्डिनेट ये सेक्शन फॉर्मूले से लगाया, मैंने बताया था दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। कैसे, अब ये देखो, इस लाइन को विजुलाइज करो, इस लाइन को, ये ना पी क्यू, पी बी सॉरी, ये पी बी है और पी बी के बीच में क्यू है, तो ये मिड पॉइंट तो है पी बी का क्यू। तो सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो और उसमें x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये है, y2 ये है। तो x1 y1 x2 y2 भी पता है और क्यू भी पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, यही होता था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बस सीधे वैल्यू, तो x1 यानी कि यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर, क्या है 0 प्लस y2, ठीक है गाइस। तो ये दोनों चीजें समझ आ गई आपको, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज हो गया इस क्वेश्चन में और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज हो गया, और हमने पी के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया और क्यू के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, और यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके आ चुका है बोर्ड में 2017 में, और भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए लाइन intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q. If 2 minus 5 is the midpoint of PQ, then find the coordinate of PQ. तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसे लाइन है आपकी PQ, P और Q, ठीक है, और ये इस PQ के हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ PQ। ठीक है, और ये क्या रखा है कि 2 - 5 मिड पॉइंट है PQ का, तो मिड पॉइंट हम यहाँ का ही मान लेते हैं, यहाँ मिड पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट दे रखेंगे 2 और -5 दे रखा है, और पी और क्यू आपस में पॉइंट है। अब इस पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, और उस अज्यूम्पशन के लिए ये लाइन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको पढ़ते हैं, लिखा हुआ है अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, यानी वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट जो कर रही है वो पी पॉइंट है। तो देखो जब कोई ग्राफ होता है, समझ लो एक चीज, ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, वो है पी पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है यानी यहाँ कहीं होगी, वो इंटरसेक्ट हो रही होगी। तब यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स तो जीरो होगा। भाई ये जो पॉइंट है ब्लू कलर का, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो एक्स तो जीरो होगा, ये देखो एक्स जीरो होगा, और वाई की कुछ वैल्यू होगी, तो वो कुछ वैल्यू मान लो मैं बी मान लेता हूँ, तो वो पॉइंट आपका पी हो गया, ठीक है। और क्यू इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना, तो क्यू अगर यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, मान लो यहाँ ये पॉइंट क्यू है, जैसे ये पॉइंट पी माना था, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट मान लो आपका क्यू है, ठीक है। तो ये जो क्यू पॉइंट क्या होगा, इसका जो वाई पॉइंट है, इसका जो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं क्यू का, जो क्यू एक्सिस एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो रहा होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम ए मान सकते हैं, तो ए एंड जीरो। तो ये अजम्पशन वाले कोऑर्डिनेट हो गए पी एंड क्यू के, और ये मिड पॉइंट है ही, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम पी एंड क्यू की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बेसिकली ए और बी की वैल्यू। चलो भाई करते हैं फिर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x और y के कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकलते हैं। तो हम कर लेते हैं भाई, हमें मिड पॉइंट के फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है 2 और -5, हमें तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना, पर मिड पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि बीच में है, बताए रखा क्वेश्चन में। तो बस अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो x1 y1 क्या मानोगे, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो,
ये x2 मान लो या y2 मान लो। ये समझ आ गया ना, ये कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कैसे करे, 0 b और a0। भाई जो y एक्सिस पे जो पॉइंट काट रहा है उसको बोल रहा है वो पॉइंट P है, तो y एक्सिस पे काट रहा है यानी कि x की वैल्यू 0 रही होगी उसके कोऑर्डिनेट में, और y की वैल्यू मैंने b ले ली, एक वेरिएबल ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला डालेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x1 यानी कि 0 प्लस x2 यानी कि a बाई 2, तो ये है x, तो इसकी वैल्यू तो ये 2 है मिड पॉइंट में, तो इसको 2 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली y1 प्लस y2 करेंगे तो b प्लस 0 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में -5, तो इसको हम -5 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -10। तो बस अब p और q के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, क्योंकि a भी मिल गए, तो a भी मिल गए, तो हम p का कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0 और -10, और q का कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम, a की वैल्यू क्या है 4 एंड 0। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से हमने ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से p और q के कोऑर्डिनेट निकाल दिया, और ये क्वेश्चन में आपने पूछा था 2017 में आपके बोर्ड में आ चुका है और रिपीट हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो। इसमें जो ट्रिक ये था कि जो हमने अजम किया है, अजम्पशन किया है ये लाइन पढ़ के कि लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू, ये समझने वाली बात थी। यहाँ पर ना समझ आए तो दोबारा सुन लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही ब्रह्मास्त्र, उसमें आप बोलो, दोबारा समझा देंगे। चलो और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ ए बी एंड सी और तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल बी पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 12 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसलिए इसको यहाँ पर वीडियो में डालना जरूरी था। तो इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो कोई दो पॉइंट है ए बी, तो उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताओ, याद होने चाहिए फॉर्मूले तो यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता है ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ए बी स्क्वायर कर दूं होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना फॉर्मूला। ये मैं क्यों बता रहा हूँ स्क्वायर करने का, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला ऐसे यूज होगा, ये फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे बिना स्क्वायर रूट के। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसे रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल बी पे 90 है, तो ये एंगल बी है, ये ए रहा होगा, ये सी रहा होगा, और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए का कोऑर्डिनेट 5 एंड 2, बी का कोऑर्डिनेट 2 एंड -2, और सी का कोऑर्डिनेट -2 एंड टी। यही है, ये एंगल बी पे 90 डिग्री बना दो भाई। टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, ये और कुछ होती है? यही होती है भाई। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, जो इस कोऑर्डिनेट में जो टी है ना सी में -2t, तो इसकी टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें ना, ये क्वेश्चन है ना है इजी, पर इसमें लेंथी हो जाता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क का इसलिए आता है क्योंकि ये लेंथी है, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें आपका 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। कैसे? हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बेसिकली इस ट्रायंगल में, लेकिन उसके लिए हमें AC चाहिए, AB चाहिए और BC चाहिए। तो हम पहले AC निकालेंगे, AC का स्क्वायर, तो A और C ये रहा, A और C ये रहा, तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें हम x1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, y2 इसको मानेंगे। अब ये स्क्वायर है, तो मैंने कहा था ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ऐसे लगेगा, तो लगा लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -2 और -5, तो मैं दोनों को डायरेक्ट लिख देता हूँ, -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है तो t -2 का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू, उसको और सॉल्व कर लो। चलो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर y2 माइनस y1 है ना, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा AC स्क्वायर क्या बना 49 प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गई AC स्क्वायर की वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया ना एक बार। ये सारी वैल्यू हम ये पाइथागोरस में डालेंगे, लेकिन पहले AC AB BC सबके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली AB स्क्वायर का भी निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से, ये ग्रीन कलर से मैं निकाल रहा हूँ AB स्क्वायर।
तो ए बी यानी कि ये और ये, तो इसमें x1 y1 यही है, x2 y2 इसमें इसको मान लो, ठीक है। अब ये हटा दो, x2 y2, ए बी की बात हो रही है ना, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, वापस से लगाओ फॉर्मूला ये वाला। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5 यानी -3 का स्क्वायर, जिसको मैं डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, जल्दी से आप अपनी स्पीड पे कर लेना, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -2 माइनस y1 यानी कि -2 यानी -4 का स्क्वायर यानी कि +16, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25, तो हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई। अब कौन सी रह गई बी सी स्क्वायर, तो उस पर भी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ लगा देता हूँ साइड में। समझ आ रहा है ना, ये लेंथी है बस क्वेश्चन, आपको 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब इस पे लगाओगे बी सी पे, बी सी पे लगाओगे, इसको हटाओ, अब आप बी सी पे लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी पे बी सी पे बी सी पे, तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा, ऐसे होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला यार। लगा दो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर है तो इसलिए अंडर रूट हट गया, तो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि -2, सॉरी x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 यानी -4 का स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 16। मैं जल्दी से कर रहा हूँ, अपनी स्पीड पे आराम से डाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है t, और माइनस y1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि t+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई और बी सी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई, तीनों की वैल्यू मिल गई। बस अब इस पाइथागोरस में डाल के जब इसको आप डालोगे तीनों वैल्यू को इस पाइथागोरस वाली थ्योरम के इक्वेशन में, तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो डालते हैं, लेंथ है बस। तो गैस अब हमें ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तीनों वैल्यू मिली हुई है, ये रहा ए सी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर और ये रहा बी सी स्क्वायर, तो इसमें डाल दो। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 49 प्लस t-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस t+2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बस आप, तो ये 25 प्लस 16 कितना होता है 41, और ये 49 है तो इधर मैं इसको भेज दूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 49 माइनस 41 होगा 8, और यहाँ बचेगा 8 प्लस, और ये t-2 का होल स्क्वायर तो है ही, और यहाँ बचेगा t+2 का होल स्क्वायर। अब इतना बच गया हमारा। अब ये सब मिटा के मैं इसको आगे का सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, अब इसको हमें सॉल्व कर देते हैं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो t-2 का होल स्क्वायर प्लस 8, तो t-2 का होल स्क्वायर हम ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि -40, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, घबराना मत, आप अपनी स्पीड पे लिख सकते हो, प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका भी ये ब्रैकेट है t+2 का होल स्क्वायर, इसको खोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 40, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, ये 4 से 4 गया, ये -40 उधर जाके +40 हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा 8 और उधर हो जाएगा 80, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1, और यही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब देखो ये क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा हो गया, हमने 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक बार ए बी के लिए, एक बार बी सी के लिए, एक बार ए सी के लिए, फिर उसके बाद उन तीनों के वैल्यू को हमने पाइथागोरस थ्योरम में डाला, और फिर हमारी फाइनली टी की वैल्यू आ गई। तो देखो चीजें हम कर रहे हैं सिंपली, अपने कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे यहाँ पर, लेकिन क्या है आराम आराम से करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क में आपके आने की पूरी पूरी चांस है, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, और देखते हैं। ओके गाइस, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके काफी आ रहा है अलग अलग तरीके से, पर क्वेश्चन यही है कि एक पॉइंट दे देगा P और बोलेगा कि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अदर 2 पॉइंट A एंड B, और फिर कोई ये कंडीशन दे देगा कि वो हमें प्रूव करनी है, जैसे यहाँ पर देती है कि bx इज इक्वल टू ay, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये बहुत रिसेंटली भी आ चुका है बहुत सारे बोर्ड्स एग्जाम में, और आगे भी आता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, समझ आ गया ना क्वेश्चन, ये पॉइंट P है और क्या रखा है, पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, मतलब कहने का मतलब PA और PB ये दोनों बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है ना भाई, P का जो डिस्टेंस है A के साथ PA, वो भी बराबर है P का जो डिस्टेंस है B के साथ यानी PB, ये क्या रखा है। तो यानी यहाँ पर भी आप समझ ही गए होंगे अब तक के डिस्टेंस फॉर्मूला वाली कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोई 2 पॉइंट है ए बी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उनका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर ये पूरा अंडर रूट में होता है, लेकिन अगर मैं ए बी स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था हमने वही है यहाँ पर भी, तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये खेल चलेगा, ये प्रूव अपने आप हो जाएगा। बस आप क्या करो, पी एंड पी बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, पी ए का एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो और फिर पी बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो और स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये हमें अंडर रूट हटाना है ताकि ये हमारी कंडीशन आ जाए बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो बस इतना काम करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, एक बार पी ए का एक बार पी बी का, और दोनों को ऐसे इक्वलेंट कर देना है। तो फाइनली एक पॉइंट पे आपको ये मिल ही जाएगा जो प्रूव करना है आपको। तो चलो करते हैं, बस कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप करोगे इसे, चलो मैं ही करता हूँ। तो चलिए भाई, पी ए, तो पी आपका ये है एक्स वाई, मैं लिख लेता हूँ पी एक्स और वाई है, और ए की कोऑर्डिनेट ये है ए प्लस बी और बी माइनस ए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो बेसिकली पी ए का स्क्वायर करेंगे हम ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये बन जाएगा बिना स्क्वायर रूट के। तो करते हैं भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, x2 क्या है a प्लस बी माइनस x1 यानी कि माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है b माइनस ए माइनस y1 यानी कि माइनस y का होल स्क्वायर। ये हो गया पी ए स्क्वायर की वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली पी बी का भी ऐसे ही होगा, पी और बी, पी और बी की यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी बी का इसको मिटा के। तो ये हो गया पी ए के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब पी बी का, तो पी की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट तो है एक्स वाई, और बी ये ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसमें x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो बस पी बी का स्क्वायर कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है a माइनस बी, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है a प्लस बी माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये पी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, और ये कह रहा है ये इक्विडिस्टेंस है यानी कि पी स्क्वायर और पी बी स्क्वायर दोनों बराबर है। तो इन दोनों को इक्वलेट पुट कर दो बस, यानी कि इसको इक्वल्स टू इसको पुट कर दो बस। तो कर देंगे, तो ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और हमें ये मिल जाएगा, ये प्रूव करना है ना। चलो अभी लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, मैं यहाँ तक आप पे छोड़ रहा हूँ का होमवर्क है। तुम भी थोड़ा पेन चलाओ, क्योंकि कैलकुलेशन के पार्ट जब तक तुम खुद पेन और कॉपी पे नहीं लिखोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक होंगे नहीं। अब इसमें करना तो कुछ नहीं, समझाने वाला कुछ नहीं है, बताओ उसको सॉल्व करना है और आप ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो ये प्रूव करना है। ये आ रखा है पेपर में भाई, देखे है ना लेंथी, ये आ रखा है आपका 3 मार्क में है ये वाला क्वेश्चन। और इजी अगर करना होगा तो ये एक्स वाई की जगह ऐसे बड़े बड़े कोऑर्डिनेट दे देगा, सिंपल सा दे देगा, करने का तरीका यही होगा। तो बेसिकली आपको करने का तरीका समझ आ गया, इसको सॉल्व करना। बेसिकली सबके आपको ए प्लस बी के स्क्वायर के या ए माइनस बी के स्क्वायर के आपको कोई ब्रैकेट ही खोलने हैं। जैसे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका ब्रैकेट कैसे खोलोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए क्या है इसमें, ये ए प्लस बी पूरा, टू ए बी, ये ऐसे खुलेगा ये वाला ब्रैकेट। सिमिलरली ये वाला ऐसे खुलेगा, फिर सॉल्व करते जाओ, जो कटेगा कटेगा, और फाइनली आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो इसको जल्दी करो और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर हम यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, इसमें तो ये लंबे लंबे कोऑर्डिनेट दे दिए ना आपको, ये और ऐसे एक्स वाई। ऐसे सिंपल दे देता तो एक ही जगह ऐसे कोऑर्डिनेट 3 5 दे देता, इसके 2 1 दे देता, तो सिंपली हो जाता। तो करने का तरीका समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर में। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ए वर्टिसेस मान लो एबीसी ट्रायंगल है, तो ए के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है टी टी माइनस टू, बी का ये है और सी के ये है। तो पूछ रहा है कि अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी आएगा। नहीं समझे मतलब जब उसका एरिया हम पूरा सॉल्व करेंगे फाइनली, तो उसके एरिया में जो ये जो एरिया का जो आंसर आएगा ना, उसमें टी नहीं होगा, कुछ न्यूमेरिक होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 6 ऐसे पूरा एरिया आएगा नंबर में से।
इसे टी की फॉर्म में नहीं आएगा कि 5t या 7t, जबकि सारे के सारे कोऑर्डिनेट टी की फॉर्म में है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम बेसिकली बस सिंपली बात ये कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सीधी सी बात है। तो गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो ऐसा होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। लेकिन यहाँ तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ये a है, इसको b मान लेंगे और इसी मान लेंगे। जो वर्टिसेस है उसको हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेट का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना, वो आपका वैसे ही होता है। कैसा? कोलिनियर पॉइंट जैसा। कोलिनियर पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता था? x1, ये होता था ना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता था ना आपका कोलिनियर का फॉर्मूला। और इक्वल टू जीरो करते थे, ये होता था कोलिनियर का फॉर्मूला। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये तो है ही, और बस हाफ लगा दो, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। बस, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कोलिनियर जैसे ही है, बस हाफ लग जाता है कि नहीं? ठीक है guys, तो ये है फॉर्मूला। अब तो बस आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करना है और एरिया निकालना है। अब ये तो काम कर ही दोगे आप मेरे हिसाब से, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो सारी चीज़ें। तो चलिए जी, पुट करते हुए चलते हैं। या हाफ को बाहर ही रहने देते हैं। x1 क्या है? x1 ये रहा t। y2 क्या है? t+2 माइनस y3 क्या है? -t, तो ये -t। सब बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं। प्लस x2 क्या है? t+2 ब्रैकेट में y3 क्या है? t माइनस y1 क्या है? y1 t-2 प्लस x3 क्या है? x3 t+3। अब तो सॉल्विंग का काम है बस। y1 क्या है? t-2 माइनस y2 क्या है? t+2। इसको सॉल्व कर दो, जो जो कट रहा है काट देना। ये हाफ बाहर चले गई, तो यहाँ t से t कट गया, तो ये बंदा बचा 2, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2t प्लस यहाँ भी ये प्लस का टी माइनस का टी कट जाएगा और ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t+2 और t+2 का बाहर भी t+2 है, तो यानी t+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये -t और ये +t कट जाएगा, ये -2 है और ये -2 है, तो -4 हो जाएगा, तो यानी कि t+3 और अंदर -4 हो जाएगा। ये रहा। अब इसको आगे सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व करो जल्दी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। वेट एक सेकेंड, ये जो है ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। ये t+2 है, t से t कट जाएगा, t से t ये कट जाएगा यार। एक सेकंड। तो ये देखो ना, ये t से t ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा t+2 ये बाहर वाला, और अंदर बचेगा प्लस का 2, ये बचेगा। समझ आ रही बात? और ये ठीक है। अब इसके आगे का सॉल्व करते चलो। जब आप इसके आगे कोई पूरा सॉल्व करते चलोगे ना, चलो मैं करके बताता हूँ। जगह की तो कमी हो रही थोड़ी सी, कोई नहीं, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ब्लू कलर से सॉल्व कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। ये हाफ तो बाहर है ही, ये है 2t प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो ये +2t और +4, तो +2t +4, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो -4t और -12। अब देखो, ये -4t है और ये 2t प्लस 2t 4t है, तो ये कट जाएंगे। ये -12 है, ये +4 है, तो -8 हो जाएगा, तो हाफ इंटू -8, ये कट के -4 आ गया। तो एरिया जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 होगा, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, क्योंकि सिर्फ एक न्यूमेरिकल है 4, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। ये आपने प्रूव कर दिया है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पेपर में 2016 में, तो आराम से इसको देख लो और ये फॉर्मूला याद कर लो एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पैरेललोग्राम का। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं, तो मैंने कहा यार ये भी ले लेते हैं इसको इस चैप्टर में से। तो 2013 में और भी कई बार 15 में, आई थिंक 11 में भी आया हुआ है, तो ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन कहता है
फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो हमें एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे, ऐसे ही होता है ना पैरेललोग्राम, एबीसीडी, ए बी सी और डी। उसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो ए की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 एंड 4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 प्लस रूट 3 और 5, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 6, ये दे रखे हैं। और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो देखो इसको करने का तरीका ये है, आप एक डायगोनल बनाओ ए सी। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। ये आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल एसी है ये इसको दो हिस्सों में बांट देगी, इक्वल हिस्सों में। यानी कि ये जो ट्राइंगल बना छोटा सा एबीसी, ये वाला ट्राइंगल एबीसी और ये वाला ट्राइंगल एडीबी, ये दोनों बराबर होंगे। तो क्यों नाम एबीसी ट्राइंगल, क्योंकि इन तीनों की कोऑर्डिनेट हमें पता है। ये इसका एरिया निकाल के फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी डबल कर दें, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो एबीसी ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। और मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जब कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, ये x3 मान लो, ये y3 मान लो। तो क्या फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, यहाँ पर ये एबीसी पे फोकस करो। हमें तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है ना, तो हम सिर्फ इस ट्राइंगल का निकालेंगे फिर उसको डबल कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जब कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, वही कोलिनियर जैसा फॉर्मूला होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, बस अब वैल्यू पुट कर दो भाई और एरिया निकाल दो, तो सिंपल काम है। तो हाफ को ये बाहर एज इट इज लिख लो, x1 की वैल्यू यानी कि 2, y2 क्या है, y2 है आपका 5 माइनस y3 है 6, वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ, प्लस x2 क्या है 2, y3 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 4 प्लस x3 क्या है 2, y1 क्या है 4 माइनस y2 क्या है, सॉरी x2 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 लिखनी चाहिए थी मुझे, इसको 2 प्लस रूट 3 लिख दूँ मैं। x2 की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ये पूरी है ना x2 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या था, x3 की वैल्यू लिख दी मैंने आपको 2, y1 की वैल्यू लिख दी 4 माइनस y2, तो y2 की वैल्यू 5। सॉल्व कर दो, एरिया आ जाएगा ट्रायंगल एबीसी का। करो सॉल्व इसको, ये हाफ बार है ही, 5 माइनस 6 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 4 2, और तो 2 प्लस रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, और ये -2 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट -2 लिख देते हैं यहाँ पर -2, ठीक है। आगे और सॉल्व करो, तो ये -2 -4 हो जाएगा, तो ये हो गया -4, प्लस इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो +4 प्लस 2 रूट 3, तो 4 से 4 गया, और ये हाफ चल रहा है, ध्यान रखना इसको मत भूल जाना बच्चे, इस हाफ को जो चल रहा है फॉर्मूले में ये भूल जाते हैं। तो हमारा हो गया 1/2 और ब्रैकेट में रह गया 2 रूट 3, तो ये 2 से 2 गया तो सिर्फ बच गया रूट 3। तो यानी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हो गया रूट 3, और हमें निकालना है पूरे पैरेललोग्राम का। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ये पैरेललोग्राम को तो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, तो अगर ये रूट 3 है तो ये भी रूट 3 होगा, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, रूट 3 प्लस रूट 3 यानी कि 2 रूट 3, जो कि है आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, 2 रूट 3 स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट ये होगा आंसर, क्योंकि एरिया की बात है तो स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और मेजरली आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ आने वाले नहीं है, और मैं एमसीक्यू और करवा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है सेंट्रोइड का, x3/3 y2 प्लस y3/3, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3
y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। इस पर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, कोई बात नहीं, इसको मैं एमसीक्यू में कवर कर लूँगा क्योंकि एमसीक्यू में मेजरली आने के चांसेस के। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को आराम से देख लेना, आई थिंक 1 घंटे के आसपास बनेगी वीडियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पैक्ट में मैंने बनाई है, कुछ सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब आप ये मत सोच रहे कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन कवर होने का मतलब है सारे क्वेश्चंस के टॉपिक या बोल सकते हैं वैरायटी या कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।